भारत का अफवाह तंत्र। भारत का अफवाह तंत्र। देखिए कि दोस्तों, जो आज हम बात करने वाले हैं ये भारत के अफवाह तंत्र के बारे में हम बात करेंगे कि जो अफवाह तंत्र किसको कहते हैं और ये अफवाह तंत्र एक किसका निर्माण से इसका निर्माण किया जाता है। यानी कि जो नदियां होती है उसके द्वारा एक जाल होता है और जो जाल बिछाया जाता है और फिर जो धरातलीय जल के द्वारा प्रवाहित किया जाता है उसे अफवाह तंत्र कहा जाता है। यानी कि जो अफवाह तंत्र है किसको कहते हैं, यानी कि नदियों का एक जाल होता है और जो धरातलीय जल के प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र कहते हैं। अब ये अफवाह तंत्र है ये भारत को दो भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं। कितने भागों में? दो में। एक तो होता है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, एक है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। अब जो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां होती हैं उन्हें हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं, यानी कि उद्गम के आधार पर। किसके आधार पर? उद्गम के आधार पर। अब एक हम पढ़ते हैं कि सागरीय जल के आधार पर। किसके आधार पर? सागरीय जल के आधार पर अफवाह तंत्र पढ़ते हैं। इसको हम पढ़ते हैं एक तो जो डायरेक्ट नदी अपना जल किस में डालती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। किस में? बंगाल की खाड़ी में। और एक खाड़ी है अरब सागर की खाड़ी। कौन सी है? अरब सागर की खाड़ी। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना, जो सागरीय जल के आधार पर हम भारत के अफवाह तंत्र को पढ़ते हैं तो जो नदी निकलती है और वो अपना अंतिम जल किस में गेर डालती है, या तो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर की खाड़ी में। एक जो तीसरा निर्माण करती है वो आंतरिक प्रवाह का करता है। किसका? आंतरिक प्रवाह का। अब जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां अपना जल डालती है, अरब सागर में डालती है, और उत्पत्ति के आधार पर जो नदियां होती हैं उन्हें भी हम दो प्रकार से ही पढ़ते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। अब जो प्रायद्वीपीय पठार से जो निकलने वाली नदियां हैं वो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो सिंधु है, गंगा है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, शोक, द्रास, काबुल आदि नदियां हैं। अब देखिए कि दोस्तों हम एक तो सागरीय एक उत्पत्ति, दोनों के आधार पर ही भारत की नदियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। यानी कि एक तो उद्गम और एक समापन। किस प्रकार से करना है हमें, इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। नदी कौन सी है? सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। सिंधु नदी को इंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस। अब हमें इस नदी को देखेंगे कि दोस्तों उद्गम के आधार पर। किसके आधार पर? उद्गम के आधार पर। अब इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? बोखरचू नामक स्थान से। किस स्थान से सिंधु नदी निकलती है? बोखरचू नामक स्थान से। और इसे ही क्या कहते हैं? शेख मुंह कहते हैं। अब ये बोखरचू नामक स्थान है, किसके समीप है? कैलाश पर्वत। यानी कि कैलाश पर्वत के निकट कौन सा स्थान है? बोखरचू नामक स्थान। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। अब ये कैलाश पर्वत किसके निकट है? एक झील है, कौन सी? मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। और तिब्बत कहाँ स्थित है? चीन। अब देखना कि दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के समीप बोखरचू नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। अब ये सिंधु नदी पाक अधिकृत क्षेत्र भारत, यानी कि भारत में प्रवेश करती है। किस श्रेणी में पड़ती? कहां पर प्रवेश करती है? जास्कर श्रेणी में। और जास्कर श्रेणी के बाद में ये लद्दाख में बहती है। कहां बहती है? लद्दाख। और लद्दाख के बाद में ये J&K में बहती है, यानी कि जम्मू कश्मीर में। और फिर ये जम्मू कश्मीर के बाद में ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कहां पर? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के किस स्थान पर? दारिस्तान नामक स्थान पर। किस स्थान पर? दारिस्तान नामक स्थान पर ये भारत से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी? सिंधु। अब अगर ऑप्शन में दारिस्तान नहीं है तो चिल्लड़ है। कौन सा है? चिल्लड़। यानी कि चिल्लड़ नामक स्थान से ये दारिस्तान के समीप पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब ये चिल्लड़ नामक स्थान से चलेगी आगे कहां पर?
अटक में जाएगी और अटक के बाद में सिंधु नदी मैदानों में प्रवेश कर जाती है। किसमें? मैदानों में। फिर मैदानों से ये पुनः यह नदी मिठानकोट में जाती है। कहाँ जाती है? मिठानकोट। मिठानकोट। और मिठानकोट के बाद में ये नदी कहाँ बहती है? कराची। कहाँ बहती है? कराची। अब ये कराची से यह नदी अपना जल किस में डाल देती है? अरब सागर में। कहाँ डाल देती है? अरब सागर में। अब देखना कि दोस्तों जो सिंधु नदी है का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के समीप बोखरचू नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। और ये भारत के जास्कर श्रेणी में प्रवेश कर जाती है और लद्दाख जो भारत का सबसे ऊंचा यानी विश्व का जो युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। लद्दाख भी इसी नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा सभ्यता भी इसी नदी के किनारे पनपी थी। अब ये लद्दाख से प्रवेश करके पाकिस्तान में जाती है। किस स्थान पर? चिल्लर नामक स्थान के पास में ही धारिस्तान नामक स्थान में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। फिर ये चिल्लर नामक स्थान से अटक में जाती है। अब प्रश्न है कि अटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब अटक से यह नदी मैदानों में प्रवेश कर जाती है और फिर ये मैदानों से पुनः कहाँ पर चली जाती है? मिठानकोट। और मिठानकोट के बाद में कहाँ पर जाती है? कराची में। और कराची से बहते हुए जल कहाँ डाल देती है? अरब सागर में। अब जो बोखरचू नामक स्थान और अरब सागर तक सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर सिंधु की लंबाई है। अब जो भारत के अंदर ये कितनी किलोमीटर बहती है? भारत के अंदर 1134 किलोमीटर, 1134 किलोमीटर सिंधु नदी भारत के क्षेत्र में बहती है। किसके क्षेत्र में? भारत के क्षेत्र। अब जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, दाईं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां और एक बाईं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां। देखें कि दोस्तों तो दाईं तरफ से आकर मिलती है वो 4 नदी है। एक है श्योक। कौन सी है? श्योक नदी। तैश से काबुल है, काबुल है और काबुल एक शहर भी है वो अफगानिस्तान में स्थित है। एक है गिलगित, गिलगित और एक है द्रास, द्रास। यानी कि जो सिंधु में दाईं तरफ से आकर मिलने वाली 4 नदियां हैं श्योक, काबुल, गिलगित और द्रास। ये 4 नदी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदी। प्रश्न आ जाए कि श्योक, काबुल, गिलगित, द्रास किसकी सहायक नदियां हैं? तो ध्यान रखना किसकी? सिंधु की। श्योक को ही कहते हैं मरत नदी। क्या कहते हैं? मरत। अब जो सिंधु की में बाईं तरफ से आकर मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। कितनी नदियां हैं? 5। कौन कौन सी है? झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। सतलज। देखना कि दोस्तों सिंधु में प्रथम जो नदी आकर मिलती है वो झेलम है, दूसरी चेनाब है, तीसरी रावी है, चौथी व्यास है, नंबर 5 पे सतलज है। और ये मिठानकोट पाकिस्तान के निकट में ये 5 नदियां सिंधु में मिल जाती है। अब झेलम नदी जो निकलती है शेषनाग पर्वत जम्मू कश्मीर से निकलती है। इसी नदी के किनारे स्थित है वुल्लर झील। और चेनाब नदी है वो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक बाढ़ आती है। और जो सिंधु की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? चेनाब है। इसी चेनाब नदी के किनारे दुलस्ती बांध बना हुआ है दोस्तों। अब जो भारत की नदियां हैं इनसे बहुत चेनाब नदी है। इस चेनाब नदी के किनारे दुलस्ती परियोजना स्थित है। चेनाब नदी के किनारे ही जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक बाढ़ आती है। अब जो ये चेनाब नदी है इसका प्राचीन नाम चंद्रभागा, यानी कि ये 2 धाराओं में निकलती है, चंदर और भागा, तो इस नदी का नाम क्या पड़ा था? चंद्रभागा। व्यास नदी है ये व्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। अब रावी नदी है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रावी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लाहौर शहर। तो कराची किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु के किनारे। तो लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अब जो दोस्तों राजस्थान के या भारत के अन्य राज्य के जो जितने शहर हैं वो इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए हैं। और भारत में लगभग छोटी बड़ी जो नदियां हैं वो लगभग 200 है। कितनी है? 200। छोटी बड़ी नदियों की कुल संख्या कितनी है? 200 है।
अब ध्यान रखना कि दोस्तों है, अब जो भारत की अधिकांश सभ्यताएं पनपी है किस नदियों के किनारे पनपी है, और जो भारत के अर्थव्यवस्था है वो भी किन के किनारे पनपी है, इन्हीं नदियों के किनारे। अब इन नदियों का हमारे जीवन में एक बहुत ही लाभदायक रहता है, और इन नदियों के किनारे ही हम पनपते हैं, यानी कि ये हमारे लिए अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है ये नदियाँ।